नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का पूरा कंप्लीट सिलेबस। यहाँ पर इस पूरे सिलेबस को अगर आप पढ़ लोगे तो आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम में अगर साइंस का पोर्शन आता है तो आपको वो सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी आज इस सीरीज की आज 13वीं क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट ऊतक के बारे में। ठीक है, यानी हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं पूरी सीरीज में जिसमें मैं आप लोगों के लिए पादप जगत के बारे में विशेषकर बता चुका हूं, पादप जगत का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीजें हम इसके पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तब आप क्या कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, तो बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि ऊतक क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? टिश्यू आखिर है क्या है? ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अपने उद्गम, रचना, कार्य में एक समान हो, ऊतक कहलाता है। अब यहाँ पर हर एक चीजों को काफी अच्छी तरीके से समझिएगा। उद्गम का मतलब क्या है? उद्गम का मतलब क्या है? उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब बनना। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई ऊतक के अंदर कोई भी कोशिका अगर बनती है, जैसे मान लेते हैं ये एक ऊतक है और इसी ऊतक के अंदर ढेर सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब ये ढेर सारी कोशिकाएं, अगर इस कोशिका के उद्गम के मैं अगर बात करूं कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, तो बिल्कुल वही स्टेप कोशिका विभाजन की हुई होगी जो इस कोशिका के अंदर हुई, इस कोशिका के अंदर हुई, इस कोशिका के अंदर, इस कोशिका के अंदर। यानी सभी कोशिकाएं क्या कर रही है, बिल्कुल एक जैसे ही उद्गम करती हैं। उद्गम का मतलब उत्पत्ति होती है उनकी। रचना, रचना का मतलब अगर इनका कंस्ट्रक्शन देखें, इनका आकार, इनकी आकृति देखें, तो ये हमको सारी कोशिकाएं एक जैसी दिखने को मिलेगी और सारी कोशिकाएं मिलकर एक ही विशेष कार्य को करती है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, तो इस पूरे कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं जो उद्गम, रचना एवं कार्य की दृष्टि से एक समान होते हों। चलिए, अब हम पादप ऊतक की बात कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पादप ऊतक क्यों हम पढ़ते हैं भैया? पादप ऊतक क्यों पढ़ना जरूरी है? तो पादप ऊतक क्या होते हैं, तो ये जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक प्लांट का डायग्राम आया है। तो इस प्लांट को ग्रोथ करना जरूरी है। यहाँ से अब ग्रोथ सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ऊपर से भी ग्रोथ करना है, नीचे से भी ग्रोथ करना है, उसकी जड़ों को भी ग्रोथ करना है। ठीक है, ये आगे बढ़ती है। फिर क्या होता है कि जैसे अगर आप लोगों ने अक्सर ये चीज देखी होगी कि अगर आपने किसी गमले को, ठीक है, कोई गमला जो है वो कुछ इस तरीके से उगा, उसके अंदर कुछ इस तरीके से पौधा हुआ है। अगर आपने इस गमले को क्या कर दिया, टेढ़ा कर देते हो आप, तो टेढ़ा कर देते हो तो ये जो पौधा इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये पौधा बाद में इस तरीके से सीधा हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों, किस तरीके से होती है, क्यों पौधे जो प्रकाश की तरफ मुड़ते हैं, ये सब कुछ जो क्रियाविधि होती है वो इन ऊतकों के कारण होती है। यही ऊतकों की वजह से क्या होता है, हर एक चीज में डेवलपमेंट आता है। साथ ही साथ में पेड़ की वृद्धि होती है यहाँ पर। साथ ही साथ में ये जो तना आप लोगों ने देख रहा होगा, तना जो मोटा होते जाता है, पेड़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है बहुत तेज। जब हवाएं चलती है तब भी ये पेड़ अगर उखड़ कर नहीं गिरता है तो भी वो इन ऊतकों की वजह से। ठीक है, साथ ही साथ में यही ऊतक क्या होते हैं, फलों को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। फल इनके ऊपर लगते हैं, फिर एक निश्चित समय के बाद वो फल क्या होते हैं, जब पक जाते हैं तो पक के नीचे भी गिरना चाहिए। ये भी सब इन ऊतकों की वजह से ही होता है। तो इसलिए हम लोगों को प्लांट टिश्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। और यही ऊतकों से क्या बोलते हैं, बीज भी बनते हैं। इसका मतलब एक छोटा पौधे से लेकर एक बड़ा पौधा, फलों की बात कर ले या हम बीज की बात कर ले, तो वो सब कुछ क्या है, इन्हीं ऊतकों की वजह से बने हुए होते हैं या इन्हीं ऊतकों को हम इनके अंदर देखते हैं। चलिए, अब पादप ऊतकों का वर्गीकरण देख लेते हैं, हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं या सीधी सी बातें इनके टाइप्स देख लेते हैं। तो पादप ऊतकों को विकास की दृष्टि से, ठीक है, पादप ऊतकों को विकास की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक हुए विभुजोत्यकी ऊतक जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, दूसरा होता है स्थायी ऊतक जिसे परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। चलिए, इनके बारे में और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर एक रे डायग्राम आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से आया है। यहाँ पर इसी चीज में आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि हमको किस तरीके से सारी चीजों को अच्छी तरीके से स्टडी करना है। देखिए,
पादप ऊतक जो होते हैं, प्लांट टिश्यू जो होते हैं, प्लांट ऊतक को हम बेसिकली दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है विभजोत्यकी ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक, या इसे अंग्रेजी में कहा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम कितने तीन टाइप से स्टडी करेंगे, तीन प्रकार में इसे विभाजित किया जाता है। एक होता है शीर्षस्थ विभोजोत्यकी ऊतक, या इसे एपिकल मेरिस्टम कहा जाता है। अंतर्विष्ट विभोजोत्यकी ऊतक, ठीक है, इंटरसेलरी मेरिस्टम, या पार्श्व विभोजोत्यकी ऊतक या लेटरल मेरिस्टम इसे कहा जाता है। देखिए हिंदी के नाम थोड़े से यहाँ पर टफ है, लेकिन क्या करें, एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तब आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों के ही नाम अच्छी तरीके से लर्न करके चलना है, खासकर हिंदी मीडियम वाले। चलिए अब यहाँ पर हम स्थायी ऊतकों की बात करें तो स्थायी ऊतकों को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला आ जाता है साधारण ऊतक, जिसे सिंपल टिश्यू कहते हैं। अब सिंपल टिश्यू को भी तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया है। मृदु ऊतक जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक जिसे कोलेनकाइमा, और दृढ़ ऊतक यानी स्केलेनकाइमा। जटिल ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम विशेषकर पढ़ेंगे कौन से, जाइलम और फ्लोएम, और यहाँ से एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर विशेष आप लोगों को नजर रखना है। जबकि देखिए विशिष्ट ऊतक यहाँ पर लिख भले ही लिया है, लेकिन इस पार्ट को हम स्टडी नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है कि ऐसा नहीं कि ये होते नहीं है, ये बिल्कुल होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को सिर्फ क्या पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस का मतलब क्या होता है कि 10वीं तक के जो आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक के अंदर के जो साइंस का मटेरियल है, उस मटेरियल को लेकर हम लोगों को स्टडी करना है। हाँ, उसके आसपास की कुछ चीजें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताते चलूंगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जैसे विशिष्ट ऊतकों की बात करें तो ये बिल्कुल हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप नीट और वगैरह वगैरह इनके एग्जाम्स की तैयारी करते हो तब वहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनकी स्टडी करना है। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं विभोजोत्यकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं तो ध्यान से समझते हैं। ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अब ध्यान से देखिए, ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, विभोजोत्यकी ऊतक या प्रविभाजी ऊतक कहलाते हैं। याद रखिएगा, इन्हें प्रविभाजी ऊतक भी कहते हैं। इन्हें निर्माण ऊतक भी कहते हैं। अब भाई निर्माण ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इनमें कोशिका विभाजन हो रहा है, इसका मतलब एक कोशिका से कोशिका विभाजन अगर होते चल रहा है, तो क्या होगा कि जब पौधे की जो ग्रोथ होती है वो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं ऊतकों की वजह से होगी। इसीलिए इसे निर्माण ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि यह नई कोशिकाओं का निर्माण करते रहते हैं और यह ऊतक वर्धी भाग में पाए जाते हैं। अब ये वर्धी भाग क्या होता है, तो वर्धी भाग मतलब देखिए जैसे कोई सा पेड़ या कोई सा एक पौधा उग रहा है, तो पौधे के दो वर्धी भाग होंगे, एक ऊपर वाला ये जो टॉप वाला रहता है, और एक ये जड़ के नीचे वाला। वर्धी भाग मतलब हम बोल देंगे इसका एपिकल पोर्शन, इसका लास्ट पोर्शन, जहां से वो पौधा वृद्धि करता है। तो दो जगहों से वृद्धि करता है, दोनों ही जगह पर ये ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो विभोजोत्यकी ऊतक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके तीन पार्ट्स हमको पढ़ना है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरसेलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, यानी शीर्षस्थ, अंतर्विशिष्ट और पार्श्व ऊतकों के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। चलिए तो इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शीर्षस्थ विभोजोतक ऊतक या एपिकल मेरिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहा है, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ मतलब एपिकल। अब एपिकल का मतलब ये जो ऊतक होता है वो देखिए, ये एक प्लांट का एक डायग्राम है। इस प्लांट के डायग्राम के सबसे ये आगे वाले हिस्से, इस वाले हिस्से पे पाया जाता है, ये वाले, ये यहीं पर पाया जाता है कौन सा, एपिकल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है, अब ध्यान से देखिएगा, इन्हीं के अंदर क्या होता है, यही वृद्धि करते हैं जिसकी वजह से पौधा आगे वृद्धि करता है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी ये कहाँ पाया जाएगा, जड़ में भी पाया जाएगा। तो यह ऊतक जड़ तथा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, ठीक है। नीचे अगर मैं जड़ बनाऊं तो क्या होगा कि जड़ के तनों पर भी, यहाँ पे एकदम शीर्ष भाग पर भी ये ऊतक मिलेंगे। साथ ही यह ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से क्या होता है, शीर्षस्थ विभोजक यानी एपिकल मेरिस्टम की ही वजह से क्या होता है, पौधे वृद्धि करते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका अगला क्या है, अंतर विशिष्ट विभोजक ऊतक या इंटरसेलरी मेरिस्टम।
अब इस इंटरसेलरी मेरिस्टम को देखते हैं। ठीक है, तो यह ऊतक पौधों के शाख में पत्तियों संधि पर पाया जाता है। अब ध्यान से समझते जाइएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि पौधों की शाख में एवं पत्ती संधि पर पाया जाएगा। अब पौधों की शाख का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो आगे बढ़ गया, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जब आप इसको देखने को मिल रहे हो तो देखिए यहीं से क्या निकली हुई है, ये ब्रांचेस निकली हुई है, एक इधर ब्रांच निकली हुई है, एक इधर ब्रांच। तो जहां पर भी ये ब्रांचिंग देखने को मिलती है ना, इस ब्रांचिंग वाले हिस्से पर कौन सा हमको देखने को मिलता है, अंतर विशिष्ट विभोजकी ऊतक इंटरसेलरी मेरिस्टम हमको देखने को मिलता है, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। साथ ही साथ में ये आपको और कहां देखने को मिलेगा, जैसे ये कोई डाली है, इस डाली के ऊपर जो पत्ती लगी हुई होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये इस तरीके से जब इसके ऊपर ये पत्ती लगी हुई होती है तो इस पत्ती के यहां पर भी क्या होता है, यही इंटरसेलरी मेरिस्टम ऊतक पाया जाता है। ये पत्तियों को मतलब दृढ़ता प्रदान करता है, इसे गिरने से रोकता है। ठीक है, अब साथ ही साथ में एक और बात याद रखना है कि जो इंटरसेलरी मेरिस्टम होता है ये इस एपिकल मेरिस्टम की वजह से ही बनता है। इसका मतलब ध्यान से समझते जाइएगा कि जैसे ही ये पौधे की आगे वृद्धि हुई ना, तो ये जो ऊतकों का ये जो ढेर या ये जो समूह यहाँ पर रुक जाता है, शेष रह जाता है, उसी शेष रह जाने की वजह से ये जब पीछे छूट जाता है तो पीछे छूट जाने वाले उन ऊतकों की वजह से ही इंटरसेलरी मेरिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब पार्श्व विभोजकी ऊतक यानी लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो नीचे है ये भी कौन सा है, इंटरसेलरी मेरिस्टम है। अब लेटरल मेरिस्टम नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये वाले जो ऊतक होते हैं ये इस तरीके से ये एक पौधे के अंदर इस तरीके से खड़े खड़े लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मतलब इस तरीके के ऊतक होते हैं, ये लंबे लंबे फाइबर नुमा। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जनरली पौधे के निचले भाग में क्या होते हैं, ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसे ही क्या कहा जा रहा है, लेटरल मेरिस्टम। अब इस लेटरल मेरिस्टम का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही अगर इन ऊतकों के अंदर कोशिका विभाजन होता है और इन कोशिका विभाजन के फलस्वरूप अगर क्या होता है कि नई नई कोशिकाएं बनती है, तो आप लोग समझ पा रहे हो कि अगर नई नई कोशिकाएं यहाँ पर बनते जाएगी जिसकी वजह से इस पेड़ की क्या हो जाएगी, मोटाई बढ़ते जाती है। इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेलरी मेरिस्टम की वजह से क्या होगा, जो पौधा होता है वो क्या होता है, या कोई पेड़ होता है, वो पेड़ नीचे से क्या होता है, मोटा होते जाता है। ठीक है, तो यह जड़ एवं तना की मोटाई को बढ़ाते हैं। जड़ के अंदर भी पाया जाता है, तने के अंदर भी पाया जाता है, शाखों के अंदर भी पाया जाता है इवनली। जब शाखें भी बीच में से क्या होता है, समय के साथ मोटी हो जाती है, तो वो इस ही लेटरल मेरिस्टम की वजह से। आई होप चीजें आप लोगों को तीनों के तरीके समझ में आए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, स्थायी ऊतकों के बारे में। ठीक है, तो चलिए, स्थायी ऊतक विभोजकी ऊतकों से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए स्थायी ऊतक जो होते हैं वो किस ऊतकों के बनते हैं, विभोजकी ऊतकों से बनते हैं। इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। इन ऊतकों का एक निश्चित आकार होता है और ये 3 श्रेणियों में बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ये जो परमानेंट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं वो परमानेंट टिश्यू किन ऊतकों के, मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही हिस्सों से बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जब सेल डिवीजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है तब उनकी वजह से जो ऊतक बनते हैं वो स्थायी ऊतक बनते हैं। ठीक है, चलिए इनकी श्रेणी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमें किस 3 तरीके से पढ़ना है। ठीक है, स्थायी ऊतक, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक, विशिष्ट ऊतक। ठीक है, यानी सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टिश्यू, जिसमें इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोगों को पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ना है। ठीक है, और जटिल में हम लोगों को पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम। चलिए तो साधारण ऊतक को देखते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक को देखते हैं। तो पैरेन्काइमा के बारे में अच्छी तरीके से विशिष्ट बातों को समझते चलिएगा। चलिए तो इस पैरेन्काइमा को समझते हैं। तो पैरेन्काइमा क्या होता है, तो पैरेन्काइमा के ये आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर देखिए। ये क्या है कि जैसे एक पौधा, मैंने जब यहाँ से इस तरीके से, ये एक पेड़ लगा हुआ, पेड़ के ये मिडिल वाला पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तने वाले पार्ट की।
अब इसको जब बीच में से हमने काटा और बीच में से काट के जब हम इसका ऊपर से अगर इसको देखेंगे तो ये इस तरीके के व्यू को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाता है। मतलब इसको क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं। और जब इसी पौधे को क्या किया जाता है, यहाँ से बीच में से अगर कट कर दिया जाता है, बीच में से कुछ इस तरीके से कट कर साइड से अगर हम इसके हिस्सों को देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम किसका है, पैरेन्काइमा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्थायी ऊतक है, स्थायी ऊतक का पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं मृदु ऊतक यानी पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान से समझते जाइएगा कि इन ऊतकों की कोशिकाओं के बीच अधिक जगह पाई जाती है। ठीक है, अब अधिक जगह पाई जाती है इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब मतलब बहुत सारी जगह। इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये कोशिका है, इस कोशिका के बीच में यहाँ पर ये वाला हिस्सा दिख पा रहे हो, ये कोशिकाओं के बीच में जैसे एक कोशिका यहाँ पर ऐसी बनी, दूसरी कोशिका यहाँ बनी, तीसरी कोशिका यहाँ, चौथी, तो इसमें ये वाला जो खाली स्थान रह गया, तो ये खाली वाला स्थान क्या होता है, यानी इनकी जब कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के सट के अरेंज होती है तो इनमें काफी सारा खाली स्पेस हमको देखने को मिलता है। और ये जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लिविंग होती हैं। यह पौधों के विभिन्न भागों में जैसे जड़ में, तने में, पत्ती में, फूल में आदि में पाया जाता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पैरेन्काइमा विशेषतः करता क्या है, तो पैरेन्काइमा क्या करता है, तो ये भोजन का संग्रहण करता है। भोजन का संग्रह करता है इसका मतलब क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो पत्तियां खाना बनाती है और पत्तियों के अंदर जो स्टार्च बनता है, ठीक है, पत्तियों के अंदर जो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, जो स्टार्च बनता है, उस स्टार्च को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो ये पैरेन्काइमा टिश्यू ही करते हैं। साथ ही साथ में ये दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है कि पौधे के करीब करीब हर एक भाग में पाए जाते हैं, ये उनको दृढ़ता, कठोरता प्रदान करते हैं। ठीक है, भोजन बनाना, देखिए कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, इन्हीं के अंदर क्या होता है, जब सूर्य प्रकाश इन्हें प्रचुरता से मिलता है तो जब इसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट बनने लग जाता है और उस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये कुछ हिस्सों में फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि भोजन बनाना। फिर इन्हीं की मदद से रेजिन, टैनिन और गोंद आदि के कणों का संचय किया जाता है। यह जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। अब जलीय पौधों को तैरने में मदद क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारा खाली स्पेस इन कोशिकाओं के बीच में होता है जिसकी वजह से इसका डेंसिटी कम हो जाती है और ये पौधों को तैरने में हेल्प करता है। चलिए अगला स्थूल कोण ऊतक पढ़ते हैं, यानी कोलेनकाइमा। तो यह जो ऊतक होता है ये कहाँ पाया जाता है, यह पौधों के सबसे बाहरी परत के ठीक नीचे स्थूल कोण ऊतक स्थित होते हैं। इसकी अंतः कोशिकाओं में कम जगह पाई जाती है, जिनमें जीवित कोशिका मिलती है, जिनके मुख्य कार्य। चलिए तो ये आप लोगों के लिए जो डायग्राम है ये है स्थूल कोण। अब याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है, तो ये जो पेड़ होता है, इस पेड़ की सबसे बाहरी वो छाल वाली परत देखी, और उस छाल वाली परत को उतारने के बाद ये जो पहली पेड़ की परत दिखेगी हमको, यही है स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा। ठीक है, अब इनकी खासियत क्या है कि इनका जो अरेंजमेंट होता है, तो इनके कोशिकाओं के अंदर क्या होता है कि जब कोशिकाएं एक दूसरे के अंदर अरेंज रहती है तो कुछ इस तरीके से एक कोशिका यहाँ पर है, दूसरी कोशिका यहाँ पर है और तीसरी कोशिका बिल्कुल कुछ इस तरीके से, यानी यहाँ पर बहुत ही कम स्पेस होता है, यानी इनकी कोशिकाओं के बीच में स्पेस कम देखने को मिलता है। चलिए इनके अब हम कार्य देख लेते हैं। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, पौधे को लचीलापन एवं दृढ़ता प्रदान होता है। अब देखिए पौधों का लचीला होना बहुत जरूरी है। लचीला होना क्यों बहुत जरूरी है, मतलब आप लोग देख सकते हो कि आप लोग ने अक्सर ये चीज महसूस किया होगा कि जब हम किसी पेड़ से यहाँ से क्या होता है, किसी डगना को अगर हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो डगान होती है, इसकी डगना जो इसकी साख होती है वो पूरी नीचे तक मुड़ जाती है, फिर भी टूटती नहीं है। तो उसका कारण क्या है, तो यही वाले ऊतक क्या करते हैं, उसे दृढ़ता तो प्रदान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में लचीलापन प्रदान कर रहे हैं, और इसका होना बहुत जरूरी है। इसी के होने की वजह से जब हवा चलती है, काफी तेज हवा चलती है, तो पौधे की जो डगान होती है या पौधे की जो शाखाएं होती हैं वो मुड़ जाती हैं लेकिन टूटती नहीं है। ठीक है, अब
इनकी कोशिका भित्ति के कोनों मतलब इनकी कोशिका भित्ति कहाँ होती है, कोनों पर अधिक मोटी होती है। इसका मतलब आप ये देख सकते हैं, ये जो कोशिका का डायग्राम है, अब इनकी ये जो कोशिकाएं होती है इसे कॉर्नर कॉर्नर पे ज्यादा मोटी होती है, ज्यादा थिकनेस होती है इनकी। ओके, अब यह यांत्रिक एवं जैव दोनों कार्य कर सकती है। अब यांत्रिक का मतलब यहाँ पर क्या है, यांत्रिक का मतलब समझिए, यांत्रिक का मतलब ये है कि जब हवा चलती है तो उनको हिलाना डुलाना मोड़ना, ठीक है, ये पौधे को करना जरूरी है वरना टूट जाएंगे। तो ये यांत्रिक कार्यों को करती है। और जैव कार्यों का मतलब क्या होता है कि ये उन सारे कार्यों को में भी मदद करती है, जैसे पानी का संश्लेषण, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का संश्लेषण, ठीक है, इन सारी चीजों को में भी काम करती है। अब फिर से वही चीज देखिए लिखा है कि कभी कभी हरित लवक की उपस्थिति के कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेते हैं। ओके, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये भी खाना बना सकते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ये शर्करा मंड मंड यानी वही स्टार्च का निर्माण करता है। अब इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये शाखाओं में पत्तियों को जोड़ने वाले हिस्सों में हमको ये देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दृढ़ ऊतक यानी स्केलेनकाइमा। अब स्केलेनकाइमा हमें कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है, मतलब बिल्कुल चिपकी। देखिए सबसे पहले वाले ऊतक में हमने बताया था, ठीक है, तो उसके अंदर कोई जगह नहीं थी। फिर कोलेनकाइमा के अंदर थोड़ी सी जगह थी, स्केलेनकाइमा के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक है, यही चीज है। अब एक दूसरे से सटी होती है जिनके कारण इनके मध्य अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। इनमें लिग्निन नामक पदार्थ होता है, ऊतकों को, जो कि ऊतकों को क्या करता है, कठोर बनाता है। यह मृत कोशिकाओं से बनी होती है जिनका मुख्य काम, अब सीधी सी बात है, ये कहाँ पर होंगे, तो ये सबसे बाहरी परत, जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ के ये सबसे बाहरी परत जो होती है वो दृढ़ ऊतक यानी स्केलेनकाइमा की बनी होती है। ये पूरी तरीके से मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, कठोरता प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। इसके मुख्य कार्य क्या है, तो ये रक्षी ऊतकों के रूप में रूपांतरित होकर पौधों की रक्षा करती है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पर अगर हम क्या होता है कि पेड़ का बहुत मोटा सा हिस्सा जो उसकी छाल जिसको हम बोलते हैं, वो छाल जो होता है पूरी तरीके से मृत हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये बाहर की मृत परत क्या होती है, अंदरूनी चीजों को बचाती है। इसका उपयोग रोधन में करते हैं। रोधन का मतलब क्या होता है, ये शरीर मतलब पेड़ के अंदर के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम होने नहीं देती है, ठीक है। खेल के सामान इसी से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी लंबी कोशिकाएं रेशे कहलाती हैं जिनका उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है, जैसे नारियल के कवच सॉरी। तो नारियल का कवच आप लोगों ने देखा होगा, नारियल के ऊपर की ये जो पूंछ वगैरह रहते हैं, ये भी सारे क्या हैं, इन्हीं कोशिकाओं से या इन्हीं ऊतकों से मिलकर बने हुए होते हैं। आई होप चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में हम अब पढ़ेंगे कौन से, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा को हम पढ़ चुके हैं। देखिए पैरेन्काइमा क्या होता है, तो पैरेन्काइमा लचीला होता है, लचीलापन प्रदान करता है। ये जो होता है थोड़ा सा बाहरी परत पे मिलता है, यहाँ पर कोशिकाओं के बीच स्थान कम देखने को मिलता था। और स्केलेनकाइमा में हमने देखा है कि सबसे बाहरी परत होती है, मृत भागों से मिलकर बना होता है, मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोई जगह नहीं होती। चलिए अब हम बात करते हैं स्थायी ऊतक में, ठीक है। तो स्थायी ऊतक यानी स्थायी ऊतक के बारे में देखते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनमें एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। मतलब देखिए क्या होता है कि अभी तक जैसे एक कहीं पर ऊतक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ कोशिकाएं अलग तरीके की होती है, कुछ कोशिकाएं अलग तरीके की होती है, कुछ अलग तरीके की, लेकिन मेन सिग्निफिकेंस इसका क्या है, मिल के सब एक ही काम को परफॉर्म करेगी, लेकिन सब मिलकर मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है, मतलब एक जो विशेष कार्य है उन्हीं को करना है। जटिल ऊतक कहलाता है। इन्हें संवहनी ऊतक भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हिंदी में दारू या अंग्रेजी में इसे जाइलम कहते हैं। ऐसे ऊतक जो पानी लवणों को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर ले जाते हैं, अर्थात जड़ से तना पत्तियों तक ले जाने का कार्य करते हैं, जाइलम कहलाता है, ठीक है। तो जाइलम ऊतक क्या होते हैं, तो जाइलम ऊतक जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है,
अब ये इस तरीके से पेड़ है, तो इस पेड़ के यहाँ पर क्या होगा, तो जाइलम ऊतक क्या काम करते हैं, तो पेड़ों, ये जो पानी होता है, पानी कौन सी, परासरण की प्रक्रिया के द्वारा जड़ के अंदर तो घुस जाता है। अब जड़ के अंदर घुसने के बाद क्या होता है, इनको इस पत्तियों तक इस खाने को पहुंचाना, पानी को पहुंचाना है, तो इसके लिए विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इन विशेष प्रकार के ऊतकों को ही जाइलम कहा जाता है। ठीक है, यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आपको देखिए ये नाम अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा डिटेलिंग में हो जाती है यहाँ तक चीजें। तो ट्रैकिड्स वाहिनियां, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। चलिए, अब पोषवाह जिसे फ्लोएम कहा जाता है, तो ऐसे ऊतक जो पत्तियों द्वारा संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को पूरे पौधे में संवहन करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस पत्ती ने अपना खाना बनाया, और पत्ती को खाना बनाकर हर एक कोशिका को चाहिए, तो यहां से क्या होता है, हर एक कोशिका तक खाने पहुंचाने का काम किसका होता है, तो वो होता है फ्लोएम का, यानी पोषवाह ऊतक का। ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, चालनी, नलिका, सखी कोशिका, ब्लास्ट रेसे और फ्लोएम पैरेन्काइमा। आई होप चीजें आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।